हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज हम पार्ट 2 करेंगे, पर उससे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में पढ़ा था। इट वाज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो वीएस सुखतनकर के अंडर स्टार्ट हुआ था 1919 में, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 47 ईयर्स लगे थे। अब ऑब्जेक्टिव क्या था उस प्रोजेक्ट का कि जो बहुत सारी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको कलेक्ट करना और कंपेयर करना। और कंपेयर करने पे दो चीज़ें पता चली थी कि कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो कॉमन एलिमेंट्स थे, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया था वो कॉमन था, बट रीजनल वेरिएशंस भी थे कि किसी जगह एक दूसरी स्टोरी से समझाया गया है, किसी दूसरे रीजन में दूसरी स्टोरी से समझाया गया है। इस तरीके के रीजनल वेरिएशन थे। उसके बाद फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था कि फैमिलीज़ आर लार्जर पार्ट, जिसमें हमारे रिलेटिव्स, हमारे किन फोक, जो पूरा खानदान होता है वो सब इंक्लूड होता है। पेट्रिलिनी और मेट्रिलिनी का डिफरेंस, पेट्रिलिनी इज वेयर यू डिराइव योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर फादर। उसको हमने याद कैसे किया था कि P फॉर पापा एंड P फॉर पेट्रिलिनी, एंड सेम गोज फॉर मेट्रिलिनी कि वेयर वी डिराइव आवर आइडेंटिटी फ्रॉम आवर मदर, तो वो हमने M से याद किया था। उसके बाद दो चीज़ें पढ़ी थी, गोत्र ऑफ वुमेन, कि उसमें दो चीज़ें फॉलो करनी होती थी कि आफ्टर मैरिज ए वुमेन हैव टू अडॉप्ट हर हस्बैंड्स गोत्र एंड गिव अप दैट ऑफ योर फादर। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सेम गोत्र के पीपल होते थे दे कुडंट मैरी ईच अदर। उसके बाद सतवाहना किंग्स के बारे में पढ़ा कि वो डेक्कन और वेस्टर्न इंडिया को रूल करते थे, और दे फॉलोड मेट्रोनेमिक्स, यानी कि वो अपनी मदर के नेम से जाने जाते थे, बट जो सक्सेशन होता था थ्रोन पर इट वॉज स्टिल पेट्रिलिनियर। अब एक बार क्वेश्चन से भी रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगेन प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, और आंसर क्या है, वीएस सुखतनकर। हाउ मेनी ईयर्स इट टुक टू प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, अभी हमने बात की 47 ईयर्स लगे थे इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, जो 1919 में स्टार्ट हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, इन संस्कृत टेक्स्ट जो कुल था it was used for families. Next question, practice of marrying outside the gotra is called exogamy, exit यानी कि बाहर जाना, उसके थ्रू हमने याद किया था, it is known as exogamy। अच्छा, ये कौन से रूलर थे जो exogamy प्रैक्टिस नहीं करते थे, आप कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द गोत्र इज कॉल्ड एंडोगेमी। तो ये पार्ट 1 यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। आज दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे आगे की, जिसमें हम सबसे पहले सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेज जो आए थे, जो जिनके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए थे हमारे 600 BCE से 600 CE के अंडर। तो जो अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेज चेंजेस आते हैं हमारे, तो वो सोसाइटी को भी इम्पेक्ट करते हैं। तो जो सोसाइटी को था, किस तरीके से उन्होंने जो ये चेंजेस आए थे इम्पेक्ट किया था, उसके बारे में। एंड बियॉन्ड बर्थ, कि अगर कोई उन पर्टिकुलर वर्ण में बिलोंग जो है बर्थ नहीं लिया है, तो उनकी जो लाइफ थी उस वक्त, उनकी जो सोसाइटी में पोजीशन थी वो सब कैसी थी, क्या क्या किन किन रिसोर्सेज का एक्सेस था उनके पास, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, की कास्ट के अंदर और कास्ट के बाहर किस तरीके के जो थे सोशल डिफरेंसेस थे हमारे, वो एग्जिस्ट करते थे। सबसे पहले, कास्ट एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं। तो कास्ट होता है क्या है कि हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज, कुछ सोशल कैटेगरीज बनाई गई थी जो ब्राह्मण्स ने कंपोज किए थे ना संस्कृत टेक्स्ट, तो उन्होंने उसमें कुछ सोशल कैटेगरीज बनाई थी, डिवाइड कर दिया था सबको, पूरी सोसाइटी को 4 कास्ट, 4 वर्ण के अंडर, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें थी उन्होंने डिवाइड कर दी, और बोला कि जो आइडियल सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, आइडियल ऑर्डर वो इसी तरीके से है। और किसमें जो संस्कृत टेक्स्ट उन्होंने कंपोज करे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इनके बारे में बताया गया था। ठीक है, और क्लेम क्या किया ब्राह्मण्स ने कि इट इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड। ठीक है, कि ये जो ऑर्डर हमने बनाया है वो अच्छे से फॉलो हो, तो उसको फॉलो करने के लिए
दे सेड कि इट इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड, इट मीन्स कि इट इज क्रिएटेड बाय गॉड और प्रोवाइडेड बाय गॉड, बट ऐसा नहीं था। ये जो सोशल डिविजन्स थे वो उन्होंने खुद बनाए थे। 2 संस्कृत टेक्स्ट लिखे उन्होंने, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, और उसमें उन्होंने पूरी सोसाइटी को 4 क्लासेस में, 4 कास्ट में क्या किया, डिवाइड किया। नेक्स्ट, खुद कंपोज किए टेक्स्ट, तो खुद को क्या करा, फर्स्ट पोजीशन पे रखा, और जो बाकी सब थे, जो किंग्स थे उनको क्षत्रियाज में रखा, जो ट्रेडर्स थे उनको वैश्याज में रखा गया, और नीचे जो सर्वेंट्स उन सबको मानते थे उनको उन्होंने शूद्राज में क्या किया, क्लासिफाई कर दिया कि ये 4 है, ये आइडियल ऑर्डर है जो पूरी सोसाइटी है आगे तक इसी तरीके से क्या करेगी, फंक्शन करेगी। ठीक है, अब जो शूद्राज और अनटचेबल्स थे उन्होंने उनको सबसे बॉटम पे, जो सोशल ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कास्ट को डिवाइड किया, उसके सबसे बॉटम पर रखा था, और बोला ये कि जो पोजीशंस हैं आपको, जो मतलब जो आप लाइफ जीते हो, जो ये ऑर्डर है, इट वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ। ठीक है, कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कास्ट में क्या हुआ है, आपका बर्थ हुआ है, तो उसी तरीके से आप थ्रू आउट द लाइफ उससे जाने जाओगे। तो ये जो पोजीशन होती थी इस ऑर्डर में या सोसाइटी में, इट वाज डिटरमाइंड बाय, आपके बर्थ से डिटरमाइन की जाती थी। तो अब ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, और इनके लिए क्या किया, एक राइट ऑक्यूपेशन भी क्लासिफाई किया था। तो वो राइट ऑक्यूपेशन भी उन्होंने, वो जो टेक्स्ट लिखे हमारे संस्कृत टेक्स्ट, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, उसी में जो था कि आइडियल ऑक्यूपेशन जो था क्लासिफाई किया गया था कि कौन सी कास्ट का आइडियल ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, ब्राह्मण्स का क्या रहेगा, क्षत्रियस का क्या रहेगा। अच्छा, क्षत्रियस की बात हमने चैप्टर नंबर 2 में भी की थी कि जो धर्मसूत्र लिखे गए थे उसमें ब्राह्मण्स ने बोला कि जो किंग्स हैं दे शुड बिलोंग टू क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, तो जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे हमारे, उसमें उन्होंने आइडियल ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया। अब एक बार देखते हैं कि किस किस तरीके से डिफाइन किया। सबसे पहले अपने आप को नंबर 1 पे रैंक किया ब्राह्मण्स ने। तो अपना आइडियल ऑक्यूपेशन क्या बताया कि हमारा काम है टू स्टडी एंड टीच वेद, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, कि ये जो सारे चीज़ें होती थी, जो ये हवन यज्ञ सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि देना, ये सब करना और करवाना इनका काम था। एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट, और उससे जो सब गिफ्ट मिलते, जो दान मिलता था, वो सब लेना भी इनका काम था। तो वेद पढ़ना, सेक्रीफाइसेस और गिफ्ट, ये 4 फंक्शन उन्होंने अपने लिए रखे। उसके बाद क्षत्रियास। अब क्षत्रियास का क्या काम था, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय किंग्स को इसमें डिफाइन क्लासिफाई किया था, क्षत्रियास में किया था, तो क्षत्रियास का काम था टू इंगेज इन वॉरफेयर एंड प्रोटेक्ट पीपल, कि अगर अब कोई किंग है, उसके एम्पायर पे किसी ने अटैक किया, तो वहाँ के लोगों को बचाना भी तो किंग का ही काम होता था। तो क्षत्रियास का काम था टू इंगेज इन वॉरफेयर एंड प्रोटेक्ट पीपल, एडमिनिस्टर जस्टिस। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करना भी उस टाइम पर किंग का ही जो था ऑक्यूपेशन था। उसके अलावा ये 3 तो एडिशन थे। ठीक है, ये 3 जो उन्होंने डिफाइन करे उनके ऑक्यूपेशन, ये 3 थे एडिशंस। स्टडी वेद, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट, जो ब्राह्मण्स के क्या होते थे ऑक्यूपेशन, वो क्षत्रियास को भी दिए गए। ठीक है, उसके अलावा 3 फंक्शन और दिए, वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल और जस्टिस। अब नेक्स्ट उन्होंने डिफाइन किए वैश्यास। ठीक है, वैश्यास का भी था स्टडी वेद, जो खुद के लिए डिफाइन किए, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक टू गिव एंड रिसीव गिफ्ट। ये तीनों जो थे कॉमन चीज़ें थी ऊपर वाली 3 कास्ट के लिए। एडिशनल क्या था इनका कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और पास्टोरलिज्म में जो भी बंदे इन्वॉल्व होते थे, जो भी लोग इन्वॉल्व होते थे, उन्हें इस कास्ट में प्लेस किया जाता था। लास्टली जब उन्होंने शूद्रास को सबसे नीचे प्लेस किया, तो दे वर असाइंड एक ही ऑक्यूपेशन, दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्णास, की जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको सर्व करना, उनकी नीड्स पूरी करना आपका काम है। ये उन्होंने उनको जो था आइडियल ऑक्यूपेशन शूद्रास का माना। अब ब्राह्मण्स ने सारी चीज़ें लिख दी, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को बना दिया कि यही सब कुछ है, इसी तरीके से जो है आपका ऑर्डर जो है फॉलो किया जाएगा। पर ज़रूरी थोड़ी वो ऑर्डर फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था। तो उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज जो थी वो अडॉप्ट की कि हमेशा ये जो नॉर्म्स हैं ये फॉलो किए जा सके। ठीक है, ये नॉर्म्स जो हैं हमारे ये फॉलो हों। तो सबसे पहले
पहली बात जो हमने लेक्चर के बिगनिंग में डिस्कस की थी कि उन्होंने यही बोल दिया कि वर्ण जो था इट वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन या फिर क्रिएटेड बाय गॉड, तो ये तो फॉलो किया ही जाना चाहिए। तो उन्होंने 2 टेक्स्ट में सारी चीज़ें लिख दी और बोल दिया कि ये सब जो है भगवान ने ही बना के भेजा है और ये चीज़ें जो है हमारी फॉलो की जाएंगी। दूसरा ये कि जो किंग्स थे उनको एडवाइस किया कि आपको ये देखना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके किंगडम में ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके सोसाइटी में सब फॉलो हो रहा है। पूरा कास्ट सिस्टम जो है आइडियली आपके सोसाइटी में फॉलो किया जा रहा है, दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन योर किंगडम। लास्टली उन्होंने बोला कि जो स्टेटस था इट वॉज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है। तो वो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते थे कि ये चीज़ बनी रहे, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, ये जो सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं उसी तरीके से फॉलो हो। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोलते थे कि जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपका बर्थ जो है आपने कहाँ पे लिया है, किस कास्ट में लिया है, वही सब कुछ डिटरमाइन करता है। तो ये थे आइडियल ऑक्यूपेशंस जो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में ब्राह्मण्स ने क्लासिफाई किए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन क्षत्रिय किंग्स। पर एक बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स ने तो लिख दिया सब कुछ, हाँ स्ट्रेटजीज भी बता दी अडॉप्ट कर लो, पर ऐसा पॉसिबल है कि 100% वो फॉलो ही किया जाता था, वो सोशल रियलिटी थी उस टाइम की, क्योंकि ऑन पेपर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो की जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही था कि सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी थी वो फॉलो नहीं की जाती थी, और कुछ और भी सोशल रियलिटीज़ थी जो एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि नॉन क्षत्रिय किंग्स। अब ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जो किंग्स थे हमारे किंग्स थे वो क्षत्रिय को बिलोंग करने चाहिए थे, है ना। बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो किंग्स थे इस क्लास को बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। शास्त्र के हिसाब से ओनली क्षत्रियास कुड बी द किंग्स, पर बहुत सारी जो रूलिंग लीनिएजेस हैं हमारी जिन्होंने रूल किया उनका ओरिजिन डिफरेंट था, यानी कि वो क्षत्रियास को क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग नहीं करते थे। उसके कुछ एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो मौर्यास थे, जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, अशोका के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमें जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो तो बताते हैं कि देवर ऑफ लो ओरिजिन, यानी कि वो जो क्षत्रिय कास्ट है उसको बिलोंग नहीं करते थे, लो ओरिजिन को बिलोंग करते थे। और सेकेंडली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, अब सोर्सेज जो होते हैं, हिस्ट्री हमेशा अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है, हिस्टोरियंस के अपने व्यूज़ होते हैं, वो उसमें से निकाल के अपना एक व्यू बताते हैं, एक परसेप्शन बताते हैं कि मे बी इस तरीके से होता था। उसी तरीके से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो बताते हैं कि दे बिलोंग टू क्षत्रिय ओरिजिन, ठीक है, कि जो मौर्यास थे वो क्षत्रिय ओरिजिन को बिलोंग करते थे। अब मौर्य को सक्सीड किया शुंगास और कानवास ने। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्य, मौर्यन एम्पायर के बाद किसने रूल करना स्टार्ट किया था, तो वो थे हमारे शुंगास और कानवास, वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है। ब्राह्मण्स के हिसाब से तो उनके अकॉर्डिंग तो किंग्स को क्षत्रिय होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए, जो शुंगास और कानवास जो हमारे इमीडिएट सक्सेसर थे मौर्यास के, जिन्होंने मौर्य के बाद रूल करना स्टार्ट किया, तो वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, ब्राह्मण्स को बिलोंग करते थे। तो इससे एक चीज़ ये प्रूव होती है कि पॉलिटिकल पावर जो थी हमारी, अगर किसी के पास इतना करेज था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम राजा बन सकते हैं, किसी के पास इतने रिसोर्सेज थे, ठीक है, कि वो उस लड़ाई में, उस वॉरफेयर में इंगेज हो सके, और इतनी ज़्यादा हिम्मत, सपोर्ट, रिसोर्सेज और करेज था, तो वो भी क्या बन सकते थे, किंग बन सकते थे। तो पॉलिटिकल पावर सबके लिए ओपन थी, हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। ब्राह्मण्स ने जो लिखा वो ज़रूरी नहीं है फॉलो होता था। और भी एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल हमने देखे। थर्ड इज कि जो हमारे शाका रूलर्स थे जो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, जो हमारे शाका रूलर्स थे वो हमारे सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, ठीक है। तो उनको जो ब्राह्मण्स थे आउटसाइडर्स बोलते थे कि ये तो हमारी कंट्री को ही बिलोंग नहीं करते, बाहर से आए हैं, तो उन्हें
बारबेरियंस या आउटसाइडर बोलते थे, और उसके लिए ब्राह्मण्स ने एक टर्म्स यूज किया विच वाज नोन एज मलेच, ठीक है। तो जो शाका रूलर्स थे, जो सेंट्रल एशिया से आए रूल करने, सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, तो उनको ब्राह्मण्स ने बारबेरियन या आउटसाइडर यानी कि बाहर का माना, और एक टर्म यूज किया उनके लिए विच इज मलेच, कि नॉन सांस्कृतिक पीपल, हमारी जो सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको ब्राह्मण्स मलेच बुलाते थे। रुद्र दमन के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में, जिन्होंने सुदर्शन लेक जो थी, गुजरात में थी ना सुदर्शन लेक, वो उन्होंने रिपेयर करवाई थी। ही वॉज बेस्ट नोन शाका रूलर, ठीक है, वो भी शाका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, वहाँ पे रूल किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, ये जो लेक थी हमारी, ये बनी तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे थी, बट जब ये टूट फूट गई तो इसको रिपेयर किसने कराया था, रुद्र दमन ने रिपेयर कराया था। और इसके बाद ये जो चीज़ थी हमें कहाँ से पता चली थी, कि एक रॉक इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, उन्होंने वो इंस्क्राइब भी करवा दी ये चीज़, और वो इंस्क्रिप्शन भी जो है हमारा संस्कृत में है, ठीक है। ऑल्दो इनको नॉन सांस्कृतिक पीपल माना जाता था, मलेच माना जाता था, आउटसाइडर्स माना जाता था, कि हमारे यहाँ बिलोंग ही नहीं करते ये, बट जो उन्होंने रुद्र दमन ने जो इंस्क्रिप्शन दिया वो संस्कृत में था। तो इससे प्रूव होता है कि अगर आप पावरफुल थे, आपके पास पावर थी, तो आप वो जो ट्रेडिशंस थे ना उनको अडॉप्ट कर सकते थे और कोई क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा सतवाना डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी का। सतवाना डायनेस्टी मैंने बताया आपको मेट्रोनिमिक्स यानी कि अपने मदर के नेम से जो होते थे वो रूलर्स जो जाने जाते थे, बट जो सक्सेशन था वो क्या था, पेट्रीलिनियर, ठीक है। तो उन्होंने बोला गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी एका बामन, यानी कि वो ब्राह्मण्स थे, एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है आप क्षत्रिय हो तभी आप रूलर बन सकते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप इतने क्या हो, ब्रेव हो, इतना करेज है आपके पास, तो भी आप रूलर बन सकते हो। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने एक टाइटल अडॉप्ट किया, एका बामन, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये सब MCQ में बहुत इजीली पूछा जा सकता है कि एका बामन किसने अडॉप्ट किया टाइटल। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें आंसर आपका रहेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब नॉन क्षत्रिय किंग्स की बात कर ली सारी चीज़ें, सोशल रियलिटी ज़रूरी नहीं थी जो संस्कृत टेक्स्ट में लिखी गई वो फॉलो हो, ये भी बात कर ली। लेकिन बहुत इंडिया इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स हमारी कंट्री थी, तो ज़रूरी था, पॉसिबल ही नहीं था कि सारी चीज़ें जो थी, 4 जो वर्ण हैं उन्हीं में डिवाइड हो जाते, सारे लोगों को उन्हीं में क्लासिफाई कर दिया जाता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। तो जो लोग उन वर्ण में क्लासिफाई नहीं कर पाते थे ना, तो उनको वो एक पर्टिकुलर जाति में क्या करते थे, क्लासिफाई कर देते थे। तो इस टॉपिक में हम जातीज और सोशल मोबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, कि 4 वर्ण के अलावा बहुत सी चीज़ें थी जो एग्जिस्ट करती थी। और सोशल मोबिलिटी की अगर हम बात करें, सोशल मोबिलिटी को हम सिंपल टर्म्स में क्लासिफाई करें, इट इज मूविंग अप और डाउन द सोशल ऑर्डर। जो सोशल ऑर्डर ब्राह्मण्स ने बनाया कि ये ही आइडियल ऑर्डर है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी होता है आप उसमें, उस हायरार्की में ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, जिस भी तरीके से जा रहे हो उस सोशल ऑर्डर में किस तरीके से मूव कर रहे हो, ठीक है। चलो, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जाति लाइक वर्ण वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। जो जातिज होती थी उनको भी वर्ण की तरह बर्थ पे ही क्या किया जाता था, कंसिडर किया जाता था। अब नंबर ऑफ वर्ण्स तो फिक्स थे, ठीक है, 4 पार्ट में, 4 उसमें उन्होंने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में क्या करा, पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। लेकिन जो नंबर ऑफ जातीज था वो क्या था, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कितनी भी हो सकती थी, इस पे इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये 4 हो, 5 हो, ये 400 भी हो सकती थी, 500 भी हो सकती थी। ब्राह्मणिकल ऑथोरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स। अब ये किया क्यों गया, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी बड़ी कंट्री, अब उसमें नए नए ग्रुप्स भाई कहीं से आ भी सकते थे, आप पॉसिबल हो नहीं पाता था कि चारों को इनको भी इन्हीं 4 वर्ण में क्लासिफाई कर दो कि आप 4 भी इसको बिलोंग करते हो, कि इट वॉज नॉट ईजी टू क्लासीफाई देम इनटू वर्ण कैटेगरी। अब उस तरीके के कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी में, जैसे निषाद। निषाद कौन होते थे आपके,
फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि जंगलों में रहते थे, और हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग जो था उनका मेन ऑक्यूपेशन था। अब हंटिंग गैदरिंग के लिए तो वो 4 ऑक्यूपेशन क्लासीफाई कर ही नहीं पाए। उसी तरीके से और भी जो थे ऑक्यूपेशंस होते थे, फॉर एग्जांपल स्वर्णकार, स्वर्ण हमारा होता है ना सोना, तो स्वर्णकार वर गोल्ड स्मिथ, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें थी इनका जब वो ऑक्यूपेशन क्लासीफाई ही नहीं कर पाए कि किस में रखे, तो इनको उन्होंने जातीज में क्लासीफाई कर दिया कि जो चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी चारों कि इनमें से किस में प्लेस करें, तो उनको हम किस में जातीज में प्लेस कर देते हैं। अब कुछ जातीज जो थी, क्योंकि बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते थे भाई, कारपेंटर भी होते थे, कॉबलर भी होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो कॉमन प्रैक्टिस या कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर करते थे उनको श्रेणीज या गिल्ड में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था। गिल्ड या श्रेणीज के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होते थे, चैप्टर 2 में बताया गया था कि गिल्ड मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि जो हमारे ट्रेडर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापार करते थे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी। अब जो गोल्ड स्मिथ हुए उनको एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में रख दिया कि भाई ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इतनी बड़ी सोसाइटी होती थी, उसमें अगर 20 भी गोल्ड स्मिथ हुए तो सब अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी अलग अलग लेके थोड़ी जाते रूलर के पास। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक रिप्रेजेंटेटिव उनका बनाया, और वही सारी चीज़ें क्या करता था, कम्युनिकेट कर देता था। तो इसी तरीके से जो भी कॉमन ऑक्यूपेशन शेयर कर देते थे उनको सेम श्रेणी या गिल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता था। अब इस बात की इन गिल्ड और श्रेणी की हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है, कहाँ से, मंदसौर इंस्क्रिप्शन से। तो मंदसौर एक जगह है मध्य प्रदेश में जो पहले दशपुरा के नाम से जानी जाती थी। तो मंदसौर इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश विच वॉज अर्लियर नोन एज दशपुरा। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें एक गिल्ड, एक श्रेणी के बारे में बताता है, और वो गिल्ड है सिल्क वीवर्स की, ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो यूजुअली हम पढ़ते वक्त मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो था वो हमें कौन सी गिल्ड या श्रेणी के बारे में बताता था। तो आपका आंसर होगा सिल्क वीवर्स के बारे में, ठीक है। अब पूरा इंस्क्रिप्शन जो है कि उस वक्त के कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस के बारे में बताता है। जैसे ये लोग गुजरात में रहते थे, जो हमारी सिल्क वीवर की गिल्ड जिनके बारे में बात हुई है कि ये गुजरात में रहते थे, बट इन्होंने सुना कि एमपी या दशपुरा का जो किंग है ही वॉज वेरी जेनरस, और उनका जो एम्पायर था बहुत अच्छा था, खुश पूरा सुखी एम्पायर था। तो इन्होंने गुजरात से मूव करना स्टार्ट किया कि हम कहाँ जाकर रहेंगे, इस प्लेस पर एमपी में जाकर रहेंगे। तो ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन हमें उस चीज़ की क्या करता है, डिटेल प्रोवाइड करता है। अब इससे अच्छा हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है जो जहाँ सेटल हो चुका था वो परमानेंटली वहीं सेटल हो जाता था। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी, एक जगह से दूसरी जगह, एक एम्पायर से दूसरी जगह, दूसरे एम्पायर, ये सब जाना क्या था, पॉसिबल था। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ज़रूर होता था, ठीक है, ट्रैवलिंग करना उस टाइम पर, या फिर वो एक्सेप्टेंस मिलना या ना मिलना, ये सारी चीज़ें, बट पॉसिबल था। अब गिल्ड्स और श्रेणीज की हम बात करें तो इनकी जो मेंबरशिप होती है इट वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हो तो आप इस वाली गिल्ड में जाओगे, दूसरी प्रैक्टिस करते हो तो आप इस वाली गिल्ड में जाओगे। इस तरीके से जो भी आप जो भी क्राफ्ट आपकी होती थी जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होता था उसके बेसिस पर आपको उस पर्टिकुलर गिल्ड की क्या मिलती थी, मेंबरशिप। अब कुछ मेंबर्स थे बट ऐसा नहीं था, कुछ मेंबर्स वो करने के साथ साथ करते ना, कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ फुल टाइम, तो वो कुछ जो मेंबर्स थे वो दूसरे ऑक्यूपेशंस भी क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे, बट मोस्टली एक ही सिंगल जो क्राफ्ट होती थी उसी के बेसिस पर होता था, सिंगल जो आपका ऑक्यूपेशन होता था, प्रोफेशन होता था, उसके बेसिस पर। अब इन 4 वर्ण के अलावा भी तो और लोग रहते थे सोसाइटी में, तो उनको इंटीग्रेट किस तरीके से किया जाता था विद इन द सोसाइटी, या किया भी जाता था या नहीं किया जाता था, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, बियॉन्ड द 4 वर्ड्स इंटीग्रेशन। अब कुछ कैटेगरीज थी, ये कुछ कैटेगरीज को तो उन्होंने जातीज में क्लासिफाई कर दिया, बट फिर भी कुछ कैटेगरीज थी, कुछ लोग थे जो
ये ब्राह्मणिकल आइडियाज जो थे ना कि सोसाइटी इस तरीके से चलेगी जैसे हमने लिखा है, उसको फॉलो नहीं करते थे। जैसे कि निषाद, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, कौन होते थे ये? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो लोग जंगलों में रहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि बाहर संस्कृत टेक्स्ट में क्या लिखा है और हम उसको उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो ये क्या थे? फॉरेस्ट में रहते थे और जिस तरीके से ब्राह्मण्स चाहते थे उस तरीके की ये कोई भी प्रैक्टिस क्या फॉलो नहीं करते थे। तो ब्राह्मण्स ने उनको ऑड बोल दिया कि आप ऑड वन आउट हो, हमारे जैसे नहीं हो, अनसिविलाइज नहीं हो, कोई तमीज़ नहीं आपको, एंड यू आर एनिमल लाइक, ठीक है, जानवरों जैसे आप लोग क्या करते हो, अपनी ज़िंदगी जीते हो। तो जो भी इनकी बात नहीं मानता था ब्राह्मण्स की, उनको या तो दूसरे उसमें क्लासीफाई कर देते थे या नीचे क्लासीफाई कर देते थे, या फिर उनको ऑड, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक बता देते थे। एकलव्य, जिनके बारे में हमने महाभारत में पढ़ा है, इज सपोज टू बिलोंग टू दिस क्लास, वो निषाद कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे। और जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, उनके बारे में हमने बात की। नॉन संस्कृतिक पीपल को ब्राह्मण्स क्लासिफाइड एज मलेच, उनको मलेच बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे शाका रूलर थे जो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। बट ये जो लोग थे आपस में दे शेयर देयर आइडियाज एंड बिलीफ, और इसका प्रूफ मिलता है हमें महाभारत से। अपने अपने आइडियाज और बिलीफ अपनी कम्युनिटी में क्या करते थे? शेयर कर लेते थे, प्रैक्टिस करते थे वही। नाउ अब इन 4 वर्ण के अलावा एक और कास्ट थी, अनटचेबल्स, ठीक है। तो उसको किस तरीके से सब ऑर्डिनेट किया जाता था, सबसे नीचे रखा जाता था, बिकॉज अनटचेबल्स वर प्लेस्ड इवन बिलो द शूद्रास, ठीक है, कि ये शूद्रा से भी नीचे उनको क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया। एक तो शूद्रास को ही उन्होंने ये काम दिया कि योर जॉब इज टू सर्व द अपर क्लास, पर उनसे भी नीचे इन्होंने क्लासीफाई किया किसको? अनटचेबल्स को। सो इस टॉपिक में हम बियॉन्ड द 4 वर्ना जो सब ऑर्डिनेशन था वो किस तरीके से होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स है हमारे, जो टेक्स्ट है हमारे, वो कुछ एक्टिविटीज़ को क्या करते थे? प्योर कंसिडर करते थे। फॉर एग्जांपल जो रिचुअल्स होते थे इन सबको सेक्रेड, पवित्र कंसिडर किया जाता था। पर कुछ एक्टिविटीज़ होती थी जिनको वो पल्यूटिंग कंसिडर करते थे कि ये जो है सोसाइटी के दूसरे लोग करते हैं, हम इसको नहीं करेंगे। उनको पल्यूटिंग एक्टिविटीज़ क्या किया जाता था? कंसिडर किया जाता था। तो उन्होंने इसी टेक्स्ट में सब कुछ लिख के एक सोशल डिवाइड क्रिएट करा। सोशल डिवाइड तो हो ही गया था क्रिएट, क्योंकि जो जो ऑक्यूपेशंस उन्होंने बताए वो एक पर्टिकुलर क्लास को क्या कर दिए गए? असाइन कर दिए गए। तो इसके बेसिस पर एक सोशल डिवाइड जो था वो क्रिएट हो गया था। और कुछ कैटेगरीज को उसी के बेसिस पर उन्होंने, उन्हीं ऑक्यूपेशंस के बेसिस पर क्या बोला था? अनटचेबल्स बोला था, कि जो लोग ये पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ वो किस किस को मानते थे? कि जो डेड बॉडीज़ या डेड एनिमल्स को हैंडल करते थे, ठीक है, इन सबको उन्होंने क्या माना? ये पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ है। और इन लोगों को चंडाल्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जो भी अनटचेबल्स थे जो ऐसी पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे उन्हें चंडाल्स के नाम से जाना गया। और चंडाल्स की ड्यूटी, बाकी सबकी ड्यूटीज़ लिखी हैं धर्म, जो आइडियल ऑक्यूपेशन के बारे में हमने बात की, राइट ऑक्यूपेशन की, वो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में लिखा है। पर चंडाल्स की ड्यूटी जो है मनुस्मृति में लिखी गई है, ठीक है। मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज़ ऑफ चंडाल, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उनकी ड्यूटीज़ क्या थी? सबसे पहले दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, ठीक है, गाँव के बाहर रहना होता था। एंड यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, ठीक है, लोगों के जो टूटे फूटे बर्तन जो उन्होंने फेंक दिए हैं वो सब यूज़ करने थे। वियर क्लोथ्स ऑफ डेड, कि जो भी डेड पर्सन थे उनके जो क्लोथ्स रह जाते थे वो उन्हें पहनने होते थे। एंड ऑर्नामेंट्स जो थी, जो उनकी ज्वेलरी होती थी, इट वॉज टू बी मेड ऑफ आयरन, लोहे की वो बनी होती थी। अब इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन 2 और सोर्सेज से मिलती है। चाइनीज़ ट्रैवलर जो थे फाहियान एंड युआनजंग जब इंडिया आए थे। अब ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। फाहियान जो हैं किसके? गुप्ता टाइम के पीरियड पर इंडिया आए, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट अगर पूछा जाए कि फाहियान केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त II या फिर गुप्ता डायनेस्टी, एंड युआनजंग केम ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन, तो ये दोनों चीज़
कि कौन सा ट्रैवलर किसकी डायनेस्टी के टाइम पर इंडिया आया भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों इनके सोर्सेज से भी हमें अनटचेबल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। जैसे फाहियान ने लिखा है कि अगर वो लोग गलियों में निकलते थे अनटचेबल्स, तो उन्हें ना तालियां बजानी होती थी या आवाज़ लगा के बताना होता था कि अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। उसी तरीके से युआन सिंह ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो एग्जीक्यूशनर होते थे, यानी कि अगर किसी को फांसी दी जा रही है, वो सब काम जो एग्जीक्यूट करने किसका होता था, वो इन चंडाल्स का ही काम होता था। तो हिस्टोरियंस को इसी तरीके के डिफरेंट सोशल रियलिटी के हिंट मिलते हैं चंडाल्स के बारे में नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। जैसे मनुस्मृति इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती है, और जो हमारे फॉरेन सोर्सेज हैं ये बताते, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से अगर बाहर निकल रहे हो तो आपको बताना है, या फिर कौन कौन सा ऑक्यूपेशन आप जो थे उस टाइम पर परफॉर्म कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब तक तो हमने पढ़ा कि विद इन कास्ट जो था, आपकी जो थी सोसाइटल पोजीशन, जिस बेसिस पर आपको डिवाइड किया गया कैसी थी। अब बियॉन्ड बर्थ अगर आप उस कास्ट को जो जेंडर के बेसिस पे या वर्ण के बेसिस पे किस तरीके से और ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे वो किस तरीके से क्या थे डिवाइड किए गए थे, और उस बेसिस पर आपका क्या स्टेटस था सोसाइटी में। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। उससे पता चल गया कि जेंडर के बेसिस पर हम इसके बारे में पढ़ने वाले कि किस तरीके का जो था हमारा डिफ्रेंसिएशन था। अब इतनी सारी चीज़ें हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, ठीक है। इसी टाइम पीरियड की हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस पढ़े थे, ठीक है, कि बहुत सारे टाउन्स इमर्ज कर रहे थे, बहुत सारी क्लास इमर्ज कर गई उस वजह से। तो जो रिसोर्सेज क्रिएट होते गए उनकी वजह से सोसाइटी में डिवाइड आता गया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा था वो ऊपर चढ़ते गए, जिनके पास कम था वो कहाँ आते गए, नीचे आते चले गए। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। इसमें जेंडर के बेसिस पर बात करेंगे, मेन और विमेन के डिफ्रेंसिएशन पे बात करेंगे। सबसे पहले मनुस्मृति। मनुस्मृति हमारा फर्स्ट लीगल टेक्स्ट था जो संस्कृत में लिखा गया था। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो पैटर्नल एस्टेट था, यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी थी, वो सिर्फ सन्स में डिवाइड होनी थी, और जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो था वो एल्डेस्ट सन को मिलना था, ठीक है, उसका एक स्पेशल शेयर होना था। तो मनुस्मृति जो बताती है मैन और विमेन के बीच रिसोर्सेज कैसे डिवाइड होने थे, ये हमें मनुस्मृति से पता चलता है कि जो पैटर्नल एस्टेट था वो हमारा इक्वली सन में डिवाइड होना था, डॉटर्स का उस पर कोई क्या नहीं था, कोई राइट नहीं था, और सबसे ज़्यादा शेयर जो स्पेशल शेयर था वो एल्डेस्ट सन को मिलना था। विमेन हैड नो क्लेम इन हर पैटर्नल एस्टेट। मैंने अभी बताया कि विमेन को इसमें कुछ भी जो प्रॉपर्टी थी वो नहीं मिलनी थी, जो अपने फादर की थी वो सिर्फ इक्वली डिवाइड होनी थी बेटों के बीच में, सन्स के बीच में, ठीक है। बट एक कंडीशन थी कि विमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। जो उन्हें शादी पर खुद के गिफ्ट मिलते थे वो उन्हीं के होते थे, और उसको बोला जाता था स्त्री धन, ठीक है। तो पैटर्नल एस्टेट में कोई क्लेम नहीं था, लेकिन जो खुद की शादी पर जो भी ऑर्नामेंट्स या कुछ गिफ्ट मिले हैं, दे वर अलाउड टू रिटेन देम, कि वो आपका अपना है। इसी तरीके से कि जो हमारे सारे रिसोर्सेज होते थे, जो प्रॉपर्टी थी पूरी, वो डिवाइड होनी थी सन के बीच में, और विमेन के बीच में उसका कोई क्या था, विमेन को उसका कोई राइट नहीं था। मनुस्मृति वार्नड विमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। मनुस्मृति ने एक और वार्निंग दी कि जो भी फैमिली प्रॉपर्टी उसको होर्ड नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना, उस पर कोई कब्जा नहीं करना है, वो सिर्फ सन में ही डिवाइड हो जाएगी। बट एक कंडीशन भी है कि अपर क्लास विमेन मे हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि एक्सेप्शन प्रभावती गुप्त डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II की उनके पास रिसोर्सेज थे इतने कि उन्होंने एक लैंड ग्रांट भी किया था। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते थे। बट एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास रिसोर्स है, जितना इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट रहोगे, उतने ही आप क्या करोगे, ग्रो करते हो, ठीक है। तो बट इन्हीं एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि विमेन के पास कोई शेयर नहीं था, जो सोशल डिफरेंस थे वो क्या होते गए, बढ़ते चले गए, शार्पन होते चले गए। किस रीज़न की वजह से, एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्योंकि विमेन का जो था पैटर्नल एस्टेट में क्या था, कोई भी राइट नहीं था।
अब जेंडर के बेसिस पे बात कर लिया, वर्ण के बेसिस पे बात करने हैं कि एक्सेस टू प्रॉपर्टी वर्ण के बेसिस पर जो रिसोर्सेज थे वो किस तरीके से डिवाइड होते थे। तो जेंडर के अपार्ट फ्रॉम जेंडर दूसरा क्राइटेरिया था वेल्थ को रेगुलेट करने का, ऑफ कोर्स वर्ण, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। अब वर्ण के बारे में हम इतनी सारी बात की है, शूद्रास की हमने बताया कि उनका ऑक्यूपेशन था टू सर्व ऑल द अपर 3 कास्ट, ठीक है। और जो ऊपर की 3 कास्ट थे उनके पास सारे अच्छे अच्छे ऑक्यूपेशन थे कि गिफ्ट भी आप ही को मिलेंगे, ठीक है, वेद भी आपको पढ़ने हैं। बट क्या ये पॉसिबल था? क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो डिपिक्ट की गई हैं, ठीक है, सोशल रियलिटी क्या होती है पेपर से कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ब्राह्मण्स जो थे, अगर ऐसा फॉलो होता तो ये जो ऊपर की तीनों क्लासेस थी ये हमेशा क्या रहती, रिच रहती, वेल्दी रहती। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण्स भी स्टोरीज में पुअर डिपिक्ट किए गए हैं, जबकि उन्हें तो सबसे ऊपर प्लेस किया गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें लिखी गई थी वो फॉलो की जाती हो। तो बात करते हैं, ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब फॉर शूद्रास वॉज सर्विट्यूड, दैट मीन्स स्लेवरी। और बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे, वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो पहले 3 वर्ण के लिए रखे गए, बट दे समटाइम्स कॉरस्पॉन्डेड टू सोशल रियलिटीज, जिसकी हमने भी बात की कि ये सब उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। कुछ ट्रेडिशंस जो थे अब धीरे धीरे इस वर्ण ऑर्डर के क्या हो गए, क्रिटिक हो गए, क्रिटिसाइज करने लगे कि जो डिवाइड है ना सोसाइटी में ये नेचुरल नहीं है, इट इज़ मैन मेड। और वो ट्रेडिशंस कौन से थे? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिनकी हमने बात की थी चैप्टर 2 में कि नए रिलीजन भी अब क्या कर रहे थे, इमर्ज कर रहे थे। तो बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो डिफरेंस है सोसाइटी में है तो, लेकिन इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड, ठीक है। दे डिड नॉट कंसिडर इट एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल, कि इसको वापस नहीं किया जा सकता। एंड दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि अगर आप पर्टिकुलर एक जगह आपने बर्थ लिया है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, ये आइडिया भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियोज भी होते थे हमारे, ठीक है। वेल्थ को शेयर करना, तो जो लोग बहुत ज़्यादा जेनरस होते थे, जिन लोगों के पास पैसा होता था वो करते ना दान पुण्य का काम। कुछ कुछ लोग जो जेनरस होते थे कि जितना होता था उनके पास उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे, तो उनको रिस्पेक्ट मिल जाती थी। पर जो लोग कंजूस होते थे, जो उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करते थे या दूसरों से उसे बिल्कुल शेयर नहीं करते थे, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था। अब ये जो आइडियाज़ हैं हमारे जेनरस और ये सब वाले, ये आइडियाज़ सबसे ज़्यादा चेरिश किए जाते थे तमिलकम रीजन में। तमिलकम की हमने चैप्टर 2 में बात की थी कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और केरला और तमिलनाडु, ये सब तमिलकम रीजन का हमारा पार्ट है। और जो तमिल संगम लिटरेचर जिसके बारे में हमने पढ़ा, एंथोलॉजीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, ठीक है, वो ये सब बताती हैं सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप उस रीजन की उस टाइम जो थी कैसी थी। अब जो भी पढ़ा है उसे एक बार क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज ट्रेवलर फाहियान और ह्यूएनज़ांग किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने टेक्स्ट में? तो आंसर है हमारा अनटचेबल, ठीक है। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर, और ह्यूएनज़ांग विजिटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन, जहां उन्होंने अनटचेबल और स्लेवरी के बारे में क्या हुआ है बताया है, ठीक है। फाहियान ने बोला कि दे हैव टू साउंड अ क्लैपर, बाहर निकलने से पहले उनको आवाज़ें देनी होती थी या तालियां बजा के बताना होता था कि अब हम बाहर आने वाले हैं, कि उन्हें कोई देख ना सके। ह्यूएनज़ांग ने बताया कि जो एग्जीक्यूशनर का काम होता था वो कौन करते थे? चंडाल्स जो थे, जो 5th जो शुद्रास से भी नीचे जिन्हें प्लेस किया गया, अनटचेबल्स हु वर नोन एज चंडाल्स, ये उनका काम होता था। क्वेश्चन नंबर 2, शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड बाय द ब्राह्मण्स एज, शाकास जो सेंट्रल एशियन रूलर थे, जिनके सबसे फेमस रूलर जो थे रुद्रदमन थे, ठीक है। बट नॉन सांस्कृतिक पीपल थे, उन्हें बारबेरियन और आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था। तो ब्राह्मण्स उसके लिए एक टर्म यूज करते थे विच वॉज नोन एज मलेच। क्वेश्चन 3, विमेन वर अलाउड टू रिटेन गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन मैरिज। जेंडर्ड एक्सेस की बात करी थी हमने कि प्रॉपर्टी पे सिर्फ मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो था सिर्फ सन को क्या होता था, राइट होता था, उन्हीं का हक होता था, उनमें डिवाइड होती थी। विमेन का
कोई उस पर राइट नहीं था, बट अपने जो शादी के ओकेजन पे उन्हें गिफ्ट मिलते थे वो सब वो रिटेन कर सकते थे, एंड इट वाज नोन एज स्त्रीधन। क्वेश्चन 4, मंदसौर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ। मंदसौर इंस्क्रिप्शन की हमने बात की थी। मंदसौर इज अ प्लेस इन एमपी जो पहले दशपुरा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वो बताती है हमें गिल्ड्स और श्रेणीज के बारे में बताती है ना। गिल्ड्स और श्रेणीज की हमने बात की कि वो जाति के लोग जो सेम ऑक्यूपेशन शेयर करते थे उनको गिल्ड या श्रेणी में क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन पर्टिकुलरली हमें उसी तरीके के सिल्क वीवर के गिल्ड्स के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्नल स्टेट था, जो भी फादर की पूरी प्रॉपर्टी होती थी, वो सन के बीच में डिवाइड होनी थी, विमेन को उस पर कोई राइट नहीं था। तो ये हमें बताया गया है मनुस्मृति में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।